हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मिड इंडियन अकेडमी। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लेके आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके टॉपिक्स न केवल हमारे मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, बल्कि इंटरव्यू और पर्सनल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द फर्स्ट न्यूज़। तो आज हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली न्यूज़ है वो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में है जिसका नाम है इगला। और ये जो इगला मिसाइल है, ये इगला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये सिस्टम इंडिया ने किससे परचेज किया है? ये किया हमने रशिया से। और ये जो मिसाइल है इगला, ये शोल्डर पे रख के फायर होने वाली मिसाइल सिस्टम है। यानी कि एक सोल्जर अपने शोल्डर पे इसको कैरी करता है और वहाँ से इसको फायर करता है। और ये किसके लिए है? ये जो शोल्डर पे लग के फायर करता है, एक्चुअली ये एयर डिफेंस का सबसे लास्ट स्टेज है। और इस लास्ट स्टेज के अंदर जब कोई भी एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उन एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी हेलीकॉप्टर को या यूएवी को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो ये 3-4 चीज़ें हैं। जैसे कोई आपके पास एयरक्राफ्ट है या फिर कोई हेलीकॉप्टर है, अदरवाइज कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। ये जो चीज़ें हैं, अगर कहीं से भी जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उस मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम को क्रॉस करने के बाद भी यदि हमारे अटैक करते हैं तो जो लास्ट इन्फेंट्री मैन होते हैं, जो इन्फेंट्री के सोल्जर्स होते हैं, वो इसको कैरी करते हैं और कैरी करके इसको फायर करते हैं इनके अगेंस्ट में। तो इगला एस एयर डिफेंस सिस्टम है और ये इंडियन आर्मी ने किससे परचेज किया है? ये रसिया से किया है, ऑलरेडी हमारे पास है। और ये जो है वो कैसा है? चूँकि आप जानते हो कि शोल्डर, एक जो सोल्जर है अपने शोल्डर पे कैरी करता है, तो ये बहुत ही क्लोज डिस्टेंस से, मतलब कि वेरी शॉर्ट रेंज। तो कैसा है? वेरी शॉर्ट रेंज, बहुत ही कम दूरी में ये एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसकी डिलीवरीज है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो कहीं एग्ज़ाम में सवाल आ जाए कि आखिर इगला एस क्या है, तो आपको ये एग्ज़ाम में अच्छे से करके आना है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दिस इमेज। ये इगला एस हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है और इसको ऑपरेट कौन करता है? इंडियन आर्मी करता है। हमने किससे प्रोक्योर किया? रशिया से। और रशिया से कब तक आ जाएगा? नेक्स्ट मंथ। ये है क्या इगला एस? ये लास्ट एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जो कि एक शोल्डर के द्वारा शोल्डर पे कैरी किया जाता है। तो इट्स इनफ डाटा जिससे कि आप एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ, इसके अलावा एक और इसका यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का नाम भी हमारे इस एडिटोरियल में आया था, उसको भी देख लेते हैं। और वो था आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कौन सा है? वो आपका हर्मस 900। तो इसको भी आप साथ में ज़रूर याद रखें। हर्मस 900 ये क्या है? जो मीडियम एल्टीट्यूड, मतलब कि कम ऊंचाई के क्षेत्रों में और काफ़ी लंबी दूरी तक काम करने के लिए ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो कि कहाँ से लिया हमने? इजराइल से हमने और भी ड्रोन्स लिए हैं। इसके साथ हर्मस भी एक नई उसी सीरीज़ के अंदर है। तो अब क्या है, लेटेस्ट करंट अपडेट के अंदर आपको हर्मस को ध्यान रखना है, आपको इगला एस को ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों से क्या होगा, एग्जाम में अगर ये सवाल आते हैं तो यू कैन टैकल। इगला एस रशिया से और हर्मस आपका इजराइल से। इगला क्या है? एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और जबकि हर्मस क्या है? ये एक ड्रोन है, यूएवी है। इसके अंदर इंडिया की जो कौन सी कंपनी है, वो अदानी इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का साथ में काम कर रही है। परंतु हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने वो कवर कर ली। लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी वर्तमान में चल रही है वो सीडीएस को लेकर के, क्योंकि बीच में आपने देखा कि जिस प्रकार से एक एडिटोरियल भी आया था जिसके अंदर बात की गई कि हमने इसको कवर भी किया था और जिसके अंदर हमने डिटेल में ये भी बताया कि किस प्रकार से जो आर्मड फोर्सेस हैं वो प्लान कर रही है कि जो हमारी आर्मी के अंदर जो थिएटर कमांड बनाने का कंसेप्ट है, थिएटर कमांड्स, तो वो 3 तो हमारे, जैसे हमने बात किया, उसका एक हेडक्वार्टर जयपुर होगा, एक हेडक्वार्टर लखनऊ होगा और जो थर्ड हेडक्वार्टर होगा वो कोयम्बटूर होगा। तो जयपुर राजस्थान में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में और कोयम्बटूर है वो आपका तमिलनाडु में। तो ये 3 जगह पे थिएटर कमांड जो इंडिया की लैंड के ऊपर
बेस होगी वो। जो जयपुर की कमांड है वो पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए, जो लखनऊ की कमांड है वो चाइना को ध्यान में रखते हुए, और जो कोयम्बटूर की कमांड है वो इंडियन ओशियन और जो नेवी को सेंटर करते हुए उसके हिसाब से रखी गई है। इसके अलावा दो और कमांड हैं, एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और एक अंडमान एंड निकोबार कमांड, अंडमान एंड निकोबार थिएटर कमांड। तो टोटल 5 कमांड का कंसेप्ट चल रहा है, और जिनके हेडक्वार्टर हमने बात की। एग्जाम में इसके हेडक्वार्टर से संबंधित सवाल आने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये अभी डिस्कशन में है। पॉइंट क्या है, जब आप करंट अफेयर्स के फ्लो के साथ चलते हो तो चीज़ें बड़ी क्रिस्प एंड क्लियर होती माइंड। फिर जो एनालिटिकल स्किल्स होती है ना, उसको आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं, जिसकी हमारे एग्जाम में बहुत रिक्वायरमेंट है। नाउ आपको इंपॉर्टेंट ये है कि जो सारा थिएटर कमांड वगैरह कंसेप्ट चला, इन सब के लिए एक पोस्ट बनाई गई जिसका नाम है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और ये कब बनाई गई थी, अगर आपको डेट भी याद हो तो 24 दिसंबर 2019 को फर्स्ट CDS का अपॉइंटमेंट किया गया था जनरल विपिन रावत, और साल 2021 दिसंबर के अंदर एक ट्रैजिक इंसिडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। काफ़ी रिफॉर्म किए थे अब उन्हें। हमें इस CDS के इतिहास को जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, और उस इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये समझना है कि आखिर हमने CDS का पोस्ट क्यों बनाया। 1947 में आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद आप जानते हैं कि 1947-48 के अंदर हम डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ वॉर में इन्वॉल्व हुए, और ये वॉर था जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। जिस प्रकार से कबीलाइयों ने वहाँ अटैक किया, वहाँ के राजा ने हेल्प मांगी, इंडिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन किया गया, इंडियन फोर्सेस श्रीनगर में लैंड हुई, और लैंड होने के बाद हमने वहाँ उनको धकेलने का प्रयास किया, और जो टेरिटरी हम वहाँ पे उस वक्त कंप्लीटली उन फिदाइनों को भगा नहीं सके, उन कबीलाइयों को भगा नहीं सके, वो टेरिटरी आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जाने रूप जानते हैं, जिसको लेकर के मीडिया के अंदर करंट गवर्नमेंट के द्वारा कई स्टेटमेंट दिए गए हैं। डन। उसके बाद 1947 के बाद 1962 के अंदर हमारा सेकेंड वॉर हुआ, फुल वॉर हुआ, और ये वॉर था किसके साथ, चाइना को लेकर के। डन। इसके अंदर जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक जो हमारा सेटअप था, उसमें कहीं ना कहीं आपस में गतिरोध था, दूरियां थी, जिस कारण से हमको यहाँ पे एक हार देखने को मिली। थर्ड जो वॉर हुआ फिर 1965 में, जो वॉर पाकिस्तान के साथ था, और इस 1965 के वॉर में इंडिया ने डिसाइसिवली पाकिस्तान को डिफीट किया, जो कि गुजरात से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर पे सभी फ्रंटों पे लड़ा गया था। सर क्रीक से ये वॉर स्टार्ट हुई थी। इसके बाद जो फोर्थ वॉर हुआ वो 1971 के अंदर, जो भी पाकिस्तान के साथ था, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये रहा कि भारत ने बांग्लादेश को लिबरेट करके, ईस्ट पाकिस्तान जो था उसको लिबरेट करके बांग्लादेश एक नई कंट्री बनाई। अब इसमें कई रीजंस थे ये क्यों हुआ, क्या हुआ, परंतु इन सभी वॉर के बाद ये देखा गया, इन जितने भी वॉर्स हैं ना, इन वॉर के बाद ये देखा गया कि इंडिया को, जो इंडिया की आर्मड फोर्सेस हैं, उसके अंदर थोड़ी सी कुछ ना कुछ कमियां हैं, और उस कमी का सबसे तगड़ा एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिला। और इसके अलावा हमें 1971 के अंदर भी एक बार जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उन्होंने वॉर लड़ने से मना कर दिया था कि बोला अभी हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं। तो इन चीज़ों ने दिखाया कि कहीं ना कहीं जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, उनके अंदर एक गतिरोध है, आपस में सामंजस्य नहीं है, जिसका नतीजा क्या होता है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो आखिरी निर्णय होता है वो कौन लेता है, पॉलिटिकल लीडरशिप लेती है। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में असमर्थ दिखाई दी। इसके बाद जब 1999 का कारगिल वॉर हुआ, तब चीज़ें बहुत रूप से खुल के आई, और कारगिल, हालांकि हम युद्ध तो जीते, कारगिल हमने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया, परंतु इस वॉर के बाद आखिर ये वॉर क्यों हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमने एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी। अब बेसिकली ये जो रिव्यू कमेटी थी, वो रिव्यू कमेटी कारगिल के वॉर को लेकर के ही बनाई गई थी। और आप जानते हैं कारगिल के अंदर हमारे भी काफ़ी लार्ज स्केल में यंग ऑफिसर्स का, यंग जवानों की डेथ हुई थी, शहीद हुए थे। तो यहाँ कारगिल रिव्यू कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, और इस रिकमेंडेशन मिस्टर एस सुब्रमण्यम जो थे उस वक्त इसके हेड थे, और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन के अंदर कहा कि भारत को एक CDS की जरूरत है। आप समझ गए। तो कारगिल रिव्यू कमेटी में जब ये न्यूज़ निकल के आई, वो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और
जब ये उन्होंने CDS बनाने का निर्णय लिया, कारगिल रिव्यू कमेटी ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके बाद काफ़ी प्रयास किए गए कि इसको बनाएं, और ये एक नितांत आवश्यकता थी कि हमें इसकी आवश्यकता थी ही थी। अब क्यों आवश्यकता थी? आप देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है, और इस इंडिया के मैप में एक तरफ आपका पाकिस्तान का इश्यू है, दूसरी तरफ आपको चाइना से थ्रेट है, तीसरी तरफ आपके पास एक बड़ा सा लार्ज इंडियन ओशन है। अब आप 3 प्रकार से संकट से जूझ रहे हो, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना, तो जो पाकिस्तान तो एक तरह से चाइना की बी टीम है। अब इंडिया को इन सारी दिक्कतों से लड़ने के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की इसलिए ज़रूरत थी कि ताकि आर्मी के अंदर और आर्मर्ड फोर्सेस में एक क्या बढ़ जाए, जॉइंटनेस। नंबर 2, इन सब का क्या हो जाए, एक तरह से आपस में इंटीग्रेशन। तीसरा, हमारे पास भारत एक डेवलपिंग कंट्री, तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कम है, तो इन रिसोर्सेज का क्या हो जाए आपस में, रिसोर्सेज को हम सही प्रकार से इस्तेमाल कर सकें। चौथा, विश्व के जितने बड़े बड़े देश हैं, आप वहाँ पे जैसे USA की बात कर लें, आप फ्रांस की बात कर लें, आप चाइना की बात कर लें, तो वहाँ पे ये जो तीनों को अलग अलग, तीनों फोर्सेस को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को अलग अलग रखने के बजाय यहाँ पे ये देखा गया USA, फ्रांस और चाइना में कि इनका तीनों का इंटीग्रेशन कर करके उन्हें थिएटराइजन किया गया। थिएटर का मतलब क्या होता है, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर तीनों भाग हैं वो एक साथ काम करेंगे, और इसी को थिएटराइजेशन, कमांड थिएटर का नाम दिया गया। जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ना कि थिएटर कमांड बनेगी, थिएटर कमांड, तो एक तरह से वही है। तो इन सब को देखते हुए भारत को भी लगा कि हमें ये काम करना है, और चूंकि CDS का अपॉइंटमेंट इसीलिए था। अब आप देखिए, कारगिल रिव्यू कमेटी 1999 के अंदर वॉर हुआ, और आपने अपॉइंटमेंट किया 2019 में, तो यानी कि 20 साल लग गए आपको सिर्फ और सिर्फ इसके हेड को नियुक्त करने में। तो ये चीज़ क्या दिखाती है? ये चीज़ दिखाती है कि वास्तव में जो एक ये था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री लीडरशिप के अंदर कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं है, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी इस कारण से निर्णय नहीं ले पा रही। ये कंसर्न बिल्कुल प्रैक्टिकली हमें देखने को मिला। परंतु साल 2014 के अंदर जिस प्रकार से मैंडेट मिला NDA गवर्नमेंट को, इन्होंने कई मेजर रिफॉर्म्स करने का प्रयास किया, और उसी के अंदर एक थिएटर कमांड भी है। और इसी के तहत 2019 के अंदर किसका अपॉइंटमेंट देखने को मिला? जनरल विपिन रावत का। और उसी वक्त ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, रिटायर्ड हुए, और इनको नेक्स्ट मंथ से इनको CDS के रूप में नियुक्त कर दिया गया। क्लियर? अब इन्होंने आते ही ये थिएटर कमांड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और जैसे कि हमने यहाँ बात करी कि वर्तमान में एक हमने द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एडिटोरियल आया था जिसके अंदर इन थिएटर कमांड्स की चर्चा की गई थी, हमने वो बात की। अब यहाँ पे ये आर्टिकल ये कहता है कि जो CDS आपने बनाया है, और CDS बनाने के बाद जो आप जिस प्रकार से कमांड बनाने की बात कर रहे हैं, इन कमांड के बारे में जो मीडिया में न्यूज़ आ रही है, उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या जो मिलिट्री विंग है, वो अपना क्लियर स्टेटमेंट लेके आएँ, ताकि अलग अलग भ्रांतियाँ ना फैलें, और जो इंडिया के फेवर में है उस प्रकार के निर्णय लिए जाएँ। और दूसरा, आपको ये भी समझना होगा कि कितने पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट CDS थे उनकी डेथ के 9 माह बाद भी हमने सेकंड CDS की नियुक्ति नहीं की। और वर्तमान में जो हमारे सेकंड CDS हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो आपको ये समझना होगा कि वर्तमान में CDS ये हैं और इसका मकसद क्या था, और एक बैकग्राउंड स्टोरी हमने देखी। इस न्यूज़ एडिटोरियल के आधार पे जो डिस्कशन हमने किया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आगे जो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हर थिएटर के लिए उसको लीड कौन करेगा, तो बोला एक 4 स्टार रैंक का जनरल करेगा। उसके नीचे फिर उन्होंने डिप्टी CDS की बात करी है, उसके बाद इन्होंने आर्मी के कमांडर रखने की बात करी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियर होगी हम इसको और बेटर तरीके से करेंगे। इसी के साथ यदि आपके पास सवाल आ जाए कि CDS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से ये हमारी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, और उससे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे CDS का रोल क्या है वो भी आप देख लो। तो CDS आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, वर्तमान में जो CDS है वो कौन है? वो एक तरह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या है? सिक्योरिटी एडवाइज़र। दूसरा, एक इनके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का सेक्रेटरी कौन है? वो CDS है। इसका मतलब ये है कि जो रक्षा मंत्री है उसके प्रिंसिपल एडवाइज़र भी कौन है? CDS।
फिर आप ये देखिए, CDS जो होता है वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा और भाग है, ये उसका क्या है, मेंबर है। अभी आप जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उसके अंदर एक कौन है, इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसके अलावा जो हमारे डिफेंस की प्लानिंग होती है, उसके लिए डिफेंस प्लानिंग कमेटी होती है, उसका भी हेड कौन है, उसके अंदर सॉरी ये मेंबर है। और इसके अलावा जो न्यूक्लियर को लेकर कमांड अथॉरिटी होती है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, उसके भी ये मेंबर है। तो ये इंपॉर्टेंट जो कमेटियां हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हैंड है। इसके अलावा साइबर और स्पेस, जो डिफेंस का जो भी एंगल मिलेगा उसके अंदर आपको इनका रोल देखने को मिलेगा। और इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है, तो इतनी बड़ी पोस्ट है, 4 स्टार रैंक का जनरल है, तो ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैबिनेट कमेटी। और कौन सी कैबिनेट कमेटी की अपॉइंटमेंट, कैबिनेट कमेटी। डन। सो दिस इज द इनफ फॉर दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है वो नेक्स्ट न्यूज़ है चाबार पोर्ट को लेकर के। यहाँ पे क्या न्यूज़ है आप ये देखिए, चाबार पोर्ट को लेकर ये न्यूज़ है, चाहे जैसा कि हमने ऑलरेडी ये एल्टूल कवर किया था, और कल हमने देखा था चाबार वाले में कि यूएसए की तरफ से कमेंट आया कि जो इंडिया का जो चाबार पोर्ट है, हो सकता है उसके ऊपर यूएस सैंक्शन लगाए। तो अब यहाँ पे न्यूज़ ये आई है, जो हमारे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने ये कहा कि चाबार जो पोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को बेनिफिट नहीं दे रहा, ये उस संपूर्ण रीजन को बेनिफिट हो रहा है, और इस माध्यम से यूएसए को अपना जो विजन है उसको बड़ा रखना है, और बड़े रखते हुए इस चाबार के खिलाफ किसी प्रकार से स्टेटमेंट को देने से बचना चाहिए। और उन्होंने ये तक कहा कि US had in the past appreciated the importance of the Chabar port project, referring to its use in supporting aid and trade with Afghanistan। तो उनका ये कहना है कि किसी ज़माने में यूएस ने इस पोर्ट के बारे में खुद अपने स्टेटमेंट दिए हैं, तो यूएसए को जो छोटे छोटे बयान ना दे करके इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए कि वो संपूर्ण क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आप प्लीज़ याद रखें कि चाबार पोर्ट की अवस्थिति कहाँ है, किसके नज़दीक है, ये जो डील है वो कौन सी कंट्रीज़ के बीच हुई, इस डील के अंदर कितने साल का एग्रीमेंट है, और इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी आ सकता है। चूँकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो आपको पता है कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, सरकारें अपने उसमें इलेक्शन मोड में चल रही है, मैनिफेस्टो फोकस है। अब यहाँ पे मदन सबीनवीस ने एक आर्टिकल लिखा है, जो कि एक चीफ इकोनॉमिस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, इन्होंने विज़न बताया है कि भारत को कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए जब नई गवर्नमेंट बनेगी। अगर ये काम करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है उसको और बूस्ट मिलेगा, जो थर्ड पोजीशन में पहुंचनी है वो इससे भी आगे बढ़ सकती है। तो इन्होंने एक काफ़ी पॉजिटिव आर्टिकल लिखा है। हम इसका इस्तेमाल एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, गवर्नमेंट को क्या प्रयास करने चाहिए, किस चीज़ के लिए, इनएम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉवर्टी के लिए, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, या फिर जो विश्व में इन्फ्लेशन की समस्या उनके लिए, उन सब का आर्टिकल का आंसर इसमें है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो आने वाला समय है उस समय के अंदर हमको किसको बूस्ट करना है, हमको बूस्ट करना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो सरकार की तरफ से खर्च होना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा खर्च किया है कोविड के बाद से, जिसके कारण ही हमारी इकोनॉमी क्या हुई है और रिवाइव हुई। अगर हम समझना चाहें कि कैसे सरकार ने खर्च किया, तो आपको समझना होगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, मिशन गति शक्ति, इसके अलावा आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, फिर आपका जो हमारा मिशन भारतमाला, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को खर्च किया है, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिला। परंतु इसके साथ हमें एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट करनी थी, वो था हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना। और आपको जानते हैं प्राइवेट कंपनियों का मोटिव होता है प्रॉफिट, परंतु इनका ये कहना है कि प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि आप एक बार इन्वेस्ट करो हाथ हाथ प्रॉफिट हो जाए। तो इनको ये कहना है कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने जो काम किया है, जिससे रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवेज और पोर्ट्स, इन सब का डेवलपमेंट हुआ है, जब इन सब का डेवलपमेंट होता है तभी तो जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है वो बूस्ट करती है, और उस बूस्ट करने से अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, ये जो ऐसा काम करेगा, ये इतना पॉजिटिव फैक्टर होगा
कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, हमारे जीडीपी की ग्रोथ होगी और हम थर्ड पोजीशन से आगे भी विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर पहुंच सकते हैं ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। तो एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काम करने की आवश्यकता, और ये आप बिल्कुल लिख सकते हो। दूसरा ये कहते हैं कि सरकार ने जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, पीएलआई स्कीम, ये जो स्कीम है ये काफ़ी अच्छी काम करी पर कुछ सेक्टर में, जैसे मोबाइल फ़ोन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल। तीसरा जो आपके सोलार पैनल्स हैं। तो यानी कि ये तो मुख्य सेक्टर बताया, इसके अलावा भी। परंतु इनका ये कहना है कि आपको पीएलआई स्कीम को, जो हमारी स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज है, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है, क्योंकि वहाँ पीएलआई इन्होंने लागू नहीं की, तो बोला यहाँ भी आपको पीएलआई लागू करनी थी, जिससे आपको एम्प्लॉयमेंट वाला समस्या उसमें हेल्प मिलती और इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट मिलता। तो इसके ऊपर आगे भविष्य में काम करने की आवश्यकता है। तीसरा ये कहते हैं कि जो घरों का हाउस होल्ड कंजम्पशन है, यानी कि जो हमारा खर्च है घरों का, उसको बूस्ट करने की आवश्यकता है। और वो बूस्ट कब होगा? जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा। और इसको बूस्ट करने के लिए उनका ये कहना है कि जो हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम था, ओल्ड टैक्स सिस्टम था, उस टैक्स सिस्टम के अंदर जो हम छूट देते थे, उस छूट को देना बरकरार रखना चाहिए। जिससे होगा क्या, जब आप इसको छूट दोगे तो लोगों के हाथ में क्या जाएगा? पैसा। और उस पैसे को लोग क्या करेंगे? या तो अपने कंजम्पशन में या फिर इन्वेस्टमेंट में। तो दोनों ही प्रकार से पैसा किसके पास आएगा? सरकार के पास, खर्च में। तो ये उन्होंने कुछ 4 से 5 सुझाव दिए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सुझाव जो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें भारत को इतना आगे बढ़ने के बाद जो ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम है, इस सप्लाई चेन सिस्टम में हमारी खुद की अहम भागीदारी होनी चाहिए और हमें इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, ताकि जैसे हमने मोबाइल क्षेत्र में काफ़ी काम अच्छा किया है, हम सोलर पैनल्स के अंदर भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के अंदर क्या करना होगा, हमें दुनिया का जो ट्रेड रूट्स है, सप्लाई चेन से, उसमें हमें जुड़ना होगा। और इसी के तहत इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर्स हमने बनाए हैं और जो हमने पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया है, ये इसमें एक सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इन्हीं से हम क्या कर सकते हैं, जो चाबार जैसे पोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, 10-15 साल का हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, वहाँ से हमको एडवांटेज मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, क्योंकि हमसे क्या पूछा जाता है कि आपके हिसाब से क्या वे फॉरवर्ड है, क्या सॉल्यूशंस है। तो ये वही पॉइंट्स है जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। और इन्हीं से आप समझो कि सिर्फ न्यूज़ एडिटोरियल को पढ़ करके आप सोचो कि मैं मेंस में मार्क्स अचीव कर लूँगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग। आपको करना क्या है, आपको उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने की आवश्यकता है, चीज़ों को लिंक करने की आवश्यकता है, अपने दिमाग को खोलने की आवश्यकता है। और यही तो काम हम यहाँ कर रहे हैं। और इसीलिए तो आप देखो, जैसे अब ये एक छोटा सा एडिटोरियल है, हो सकता है आप शायद इसको स्किप कर देते, परंतु इस एडिटोरियल ने आपको एक 10 मार्कर 15 मार्कर क्वेश्चंस के लिए एक अच्छा खासा कंटेंट दिया है। और ये कंटेंट इतना रिच है, अगर आपने एग्जाम में लिख दिया और जो एग्जामिनर चेक कर रहा है, ही विल गिव यू गुड मार्क्स, मतलब ग्रेट मार्क्स। हमें आखिर चाहिए क्या? मार्क्स चाहिए। और ये चीज़ें अगर आप इंटरव्यू में बोल देते हैं, तो आप खुद सोचो आप कितने, एक आपकी पर्सनैलिटी ऐसी लगेगी कि यस, कि भाई इसमें कुछ बात है, इसको रखना चाहिए, इसका विज़न क्लियर है। प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए एक ऊपरी सरफेशियल आदमी नहीं चाहिए, वो चाहिए जो खुद अपने आप को एक निखार के रूप में लेके आ सके और उसका विजन हो कि हम भारत को कैसे प्रगति कर सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज में जाकर के कोई छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं बैठेंगे, वहाँ पे लाखों लोगों की ज़िंदगी आपके किसी निर्णय पर टिकी होगी। आपको सरकार की जो नीतियाँ वो इफेक्टिव तरीके से चलानी होगी, एथिकली चलानी होगी। ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास अच्छा इनपुट हो, और तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स अल्टीमेटली आपको रैंक और आपका सर्विस कैडर अलोकेट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। दैट्स वाई आपको न्यूज़पेपर के साथ आपको डेली बने रहना होगा, अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा। जब तक स्किल्स डेवलप नहीं होती है, हमारी हेल्प लीजिए, और जब आपकी स्किल डेवलप हो जाए तो बेटर आप अपने खुद से पढ़िए। आप कैसे भी पढ़ें, परंतु आपको देखना है। आप जानते हैं कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को 1.5 घंटे से नीचे कोई भी एक अखबार को आप नहीं पढ़ सकते। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि 45 मिनट के अंदर आपको एक क्रक्स देने का, 30 मिनट में, 35 मिनट में, 40 मिनट में। तो जो हमने इतने सालों से मेहनत करी है, जो हम एज ए फैकल्टी लेके आ रहे हैं, उन चीज़ों को आपको यूज़ करना आना चाहिए। दैट्स माई पॉइंट। आप कॉपी लेके बैठें, कुछ पॉइंट जो हमने लिखे हैं वो लिखें,
अगर आप 30 मिनट को दोबारा भी देखते हैं तो आप सोचिए आपको आपकी उसमें जो मस्तिष्क है उसकी कैचिंग पावर और बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, और ये कैंसर से लेकर संबंधित है कि सी दैट साइंस, यहाँ पे जो सी बात करी है वो कैंसर को लेके। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लाई, और नीति आयोग क्या कहता है, नीति आयोग ये कहता है कि भारत के अंदर जो कैंसर है उसकी जो प्राइमरी जांच होनी चाहिए, प्राथमिक जांच होनी चाहिए, उसमें हमें बड़े लूप होल्स दिखाई देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कई गैप्स हैं और इन गैप्स को भरना जरूरी है, अदरवाइज कैंसर से जो डेथ केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसमें भी कुछ आप जानते हैं, एक सर्वाइकल कैंसर, एक ओरल कैंसर और एक ब्रेस्ट कैंसर, ये 3 कैंसर भारत के अंदर काफ़ी गंभीर हैं। तो ओरल कैंसर तो आप जानते हैं, जैसे ही आप मूवी देखने जाएंगे तो मूवी की स्टार्टिंग के अंदर ऐड आता है जिसके अंदर दिखाता है कि किस प्रकार तंबाकू के सेवन से गले में ऐसी वैसी समस्याएं हो जाती हैं, तो लोगों के पास अवेयरनेस पहुंची है। परंतु ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इसकी जानकारी अभी भी लोगों को इतनी नहीं है। क्यों नहीं है? एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आप सोचिए ना, आपने एक इन्फॉर्मेशन दी लोगों को ओरल कैंसर के बारे में, लोग जानते हैं, तंबाकू सेवन करने वाला व्यक्ति भी जानता है और नहीं सेवन करने वाला व्यक्ति भी जानता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको सूचनाओं का प्रसार करना है। तो यहां पे सूचनाओं का प्रसार होगा तभी बात बनेगी। दूसरा, नीति आयोग ये कहता है कि हम एक बहुत बड़ा, जो भारत ने एक बड़ी लार्ज स्केल की हेल्थ स्कीम लेके आए, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये मिशन लेके। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने 1.5 लाख के आसपास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए। और इस हेल्थ और वेलनेस सेंटर को हमने क्या बनाया कि जो कैंसर होता है, भाई कैंसर किसी को छूने से नहीं फैलता, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और जो चीज़ छूने से फैलती है उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज। तो कैंसर है वो, या शुगर है, डायबिटीज़ है, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आज के समय में ज़्यादा गंभीर समस्याएं हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए भारत सरकार का मानना है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे ही हम इसकी जांच कर लें, किसकी, कैंसर वगैरह जैसी समस्याओं की, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की। अब ये प्लान आपका बहुत सही है, क्योंकि यदि आप यहीं पर जांच कर लोगे तो उससे क्या होगा, आपको अर्ली स्टेज के ऊपर इन चीज़ों का पता चल जाएगा, और जिससे आप क्या कर सकते हैं कि फिर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हुआ क्या है, जो 1.5 लाख आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आपने प्लान बनाया था, उसमें से मुश्किल से 10% सेंटर, तो 1.5 लाख का 10% कितना हो गया, लगभग 15,000 जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहीं पर आपका क्या पहुंचा है, सिर्फ और सिर्फ ये स्क्रीनिंग फैसिलिटी काम कर रही है। और उसके अंदर भी आप जानते हैं कि हमने आशा वर्कर्स को इन्वॉल्व किया है। आप तो यहाँ पे ये नीति आयोग की रिपोर्ट ये भी कहती है कि आशा वर्कर को आपने इन्वॉल्व किया, लेकिन जो आशा वर्कर्स है या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, या कि जो भी आपके हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इन व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। इनको खुद को अगर जानकारी नहीं होगी तो ये लोगों को कैसे स्क्रीन करेंगे, आप समझ गए। तो यहाँ 2 चीज़ें बताई गई है कि एक, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर हमने 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का प्लान किया था, और इन सेंटर के माध्यम से हमने कहा था कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो कैंसर जैसी समस्याएं हैं, उनका क्या करेंगे, हम वहाँ पे स्क्रीनिंग करेंगे। अब हुआ क्या है कि जो 1.5 लाख में से मात्र 10% सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई है। अवेलेबल होने के बाद वहाँ समस्या क्या है कि जो वहाँ पे हेल्थ के प्रोफेशनल हैं, जैसे आशा वर्कर्स हैं, वो जो आशा वर्कर्स हैं उनको भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली, जिस कारण से जो आपका ये स्क्रीनिंग का जो प्रोग्राम है वो फिल। आपको ये भी समझना होगा कि चीज़ें क्या होती है, साइकोलॉजिकल होती है, मानसिक चीज़ पे काम करती है। यदि एक पेशेंट, एक आपका, मैं एज ए कस्टमर लिख रहा हूँ, या एक पेशेंट, आम नागरिक, यदि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पहुँचता है और वहाँ वो स्क्रीनिंग करने का प्रयास करता है, और वहाँ उसे यदि ये एहसास होता है कि जो मेरी स्क्रीनिंग कर रहा है उसको जानकारी नहीं है, तो वो बाहर आकर के उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में कहेगा कि यार वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है, वहाँ तो जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं, दवाइयाँ अच्छी नहीं हैं। तो वो उसका क्या होता है, एक नेगेटिव इफेक्ट पूरे समाज पे पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति जाएगा 10 आदमी से बात करेगा, 10 आदमी से 100 आदमी बात करेंगे। तो जो हमारा पूरा एम था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो कहीं ना कहीं
फेल हो सकती। इसलिए हमें इनको ट्रेनिंग देनी है और उनको सक्षम बनाना है कि वो एक लोगों में आपस में विश्वास बना सके और इनकी जो जांच वगैरह है, जो इनका स्क्रीनिंग है वो हो सके, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये हमारे मर्चेंडाइज ट्रेड्स मतलब कि ट्रेड से रिलेटेड डाटे आते रहते हैं, यहाँ मंथली आया है, परंतु ये हमने इसलिए सुना है अभी ये अप्रैल मंथ के डाटा है। आप जानते हैं मई का महीना चल रहा है, लास्ट मंथ का डाटा आया है। इस डाटा में क्या है, जो हमारा वस्तुओं के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेड में क्या होता है, एक आपका इम्पोर्ट होता है और एक आपका एक्सपोर्ट होता है। जो आप निर्यात कर रहे हैं और आप क्या आयात कर रहे हैं। तो इस जो अप्रैल मंथ का आंकड़ा है वो ये दिखाता है कि पिछले 5 महीनों में सबसे ज़्यादा हमारे निर्यात और आयात के अंदर जो अंतर है वो बड़ा है। और चूंकि आप जानते हैं कि हम मोस्टली आयात पर निर्भर हैं, तो जो हमारे निर्यात हैं, निर्यात का आंकड़ा तो उसमें गिरावट दर्ज की गई, जबकि आयात है वो बढ़ा है। जब निर्यात कम होगा और आयात बढ़ेगा तो जो इसके बीच में जो हमारा गैप है वो गैप बढ़ रहा है, और इस गैप को क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। इसको आप व्यापार घाटा भी कह सकते हैं कि भाई जितनी चीज़ें आप बेच रहे हैं उससे आप खरीद रहे हैं। अब इसका कुछ कारण है। कारण क्या बताया गया, ये आपको जो ग्राफ दिख रहा है, आप इस ग्राफ को समझिए, ये ग्राफ इसी को दिखाता है। तो यहाँ पे ये जो लाइंस दिख रही है आपको, देखिए आपका नीचे वाला डाटा है ना, ये ब्लू कलर की लाइन आपको क्या है, ये एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में गिरावट हुई है, इंपोर्ट में भी हुई है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ा है। जो गैप पिछले साल 14 बिलियन के आसपास था यूएस डॉलर, वो 19 बिलियन का हो गया। यानी कि हमारे ट्रेड के अंदर गैप बढ़ रहा है। और ये क्यों बढ़ा है, ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि महंगाई, इन युद्धों के कारण, जो रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण जो तेल के भाव में तेजी आई, और जो हम तेल को इंपोर्ट करते हैं लगभग 85% हमारी डिमांड का, जिस कारण से इन चीज़ों में महंगाई आई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा कि ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा क्या है, और हमारा जो आयात है वो निर्यात से ज़्यादा है। दैट्स ऑल। सो आज के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे द हिंदू के अंदर बहुत कम आए थे, तो हमने इंडियन एक्सप्रेस के काफ़ी एडिटोरियल कवर किए हैं, और आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। प्लीज़ स्टे इन टच। और दूसरा, यदि आपको हमारा इनिशिएटिव अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। कुछ आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगती तो भी करें। अगर आप हमारा इनिशिएटिव अच्छा नहीं मानते तब भी आप कमेंट करें या फिर उसको डिसलाइक करें। तो उससे क्या हमें मालूम चलेगा कि यस, हमें क्या काम करना है और क्या नहीं। और यदि देखिए, एजुकेशन ऐसी चीज़ है, जितना आप उसको स्प्रेड करेंगे उतना ये सबके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक अस, सब्सक्राइब अस। गॉड ब्लेस यू ऑल।